गांव में साहूकारों ने उनकी जमीन हड़प ली। घर के मवेशी तक नहीं बचे। 2 वक्त की रोटी का कोई ठिकाना नहीं था। एक परिवार विस्थापित होकर गांव से 70-80 किलोमीटर दूर रांची आ जाता है। फिर शुरू होती है संघर्ष की ऐसी कहानी जो सिर्फ इस परिवार की ना होकर झारखंड के हजारों लाखों परिवारों की कहानी बन जाती है। उनके अस्तित्व को बचाने की लड़ाई बन जाती है। इस लड़ाई से जन्म होता है एक ऐसी महिला का जिसे आज दुनिया झारखंड की आयरन लेडी के नाम से जानती है। महिला जिनको नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया फेलोशिप और काउंटर मीडिया अवार्ड, अमेरिका के 2 सम्मान, लुड्स इंडिजेनियस अवार्ड और लोवेल ग्रीली पीस स्कॉलर सम्मान से नवाजा जाता है। जी हाँ, हम स्क्रीन पर दिखाई देने वाली महिला दयामनी बारला की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने 4 दशक के संघर्ष के दौरान कई ऐसे महिषासुरों का सामना किया जो न सिर्फ दयामनी बारला के रास्ते में बल्कि हजारों लाखों ग्रामीणों के जिंदा रहने के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़े थे। उनके जल, जंगल और जमीन को निगल जाने के लिए खड़े थे। तो दयामनी बारला की कहानी किसी समतल जमीन से ना शुरू होकर पथरीली पगडंडी और उन खतरनाक रास्तों की दास्तान है जिसमें एक तरफ मौत की धमकियां हैं तो दूसरी तरफ जेल जाने का खौफ। लेकिन दयामनी कभी झुकी नहीं, अपने लक्ष्य से हिली नहीं। वो जेल गईं, परिवार से अलग रहीं, बीमार पड़ी, लेकिन जल, जंगल और जमीन को बचाने की उनकी लड़ाई लगातार चलती रही। दयामनी बताती हैं कि खूंटी जिला स्थित अपने गांव अरहारा से विस्थापित होने के बाद उनका परिवार रांची आ गया। तब उनको पढ़ाई जारी रखने के लिए अपनी मां के साथ घरों में नौकरानी का काम करना पड़ा। उन्होंने बर्तन धोए, गोहाल में सोई और कई बार जूठन तक खाया। 1995 से मैं आंदोलन में हूँ। आज तक मैं रोड में ही रह रही हूँ, रोड में ही जीती हूँ, रोड में ही लोगों के लिए संघर्ष कर रही हूँ। लेकिन तब उस समय जो मैं कहना चाहिए, जो भारत को हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, निश्चित रूप से उस समय की गवर्नमेंट या तो उस समय मैंने एकीकृत बिहार और झारखंड था तो बिहार गवर्नमेंट की भी बात करेंगे या तो उस समय की जो केंद्र सरकार की बात करेंगे, हम लोगों के आंदोलन को वो कुचलने का काम नहीं किया। लेकिन विस्थापन के जिस दंश को उनका परिवार झेल रहा था, वही दंश बाद में उनकी ताकत बना। दयामनी बताती हैं कि उन्होंने रांची में एमकॉम की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। तब तक वे अंग्रेजी और हिंदी में टाइपिंग भी सीख चुकी थीं। उन दिनों उनको 1 घंटे टाइपिंग के लिए 1 रुपया मिलता था। उन्हीं दिनों 1995 में कोयल कारो परियोजना की शुरुआत हुई। इससे 40 से 50 गांव विस्थापित होने वाले थे। दयामनी ने आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच बनाकर इसका विरोध शुरू किया। देशी कंपनियां या तो विदेशी कंपनियां, ये तो सरकार बड़े मात्रा में जमीन लेके वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को मैंने हटाने की बात की। तो हर लड़ाई में शामिल हुए। पूरे क्षेत्र के गांव के आदिवासी मूलवासियों ने तय किया कि हम लोगों ने विकास की बड़े बड़े योजनाओं को देखे। हम लोग बोकारो स्टील प्लांट को देखे, हम लोग टाटा स्टील प्लांट को देखे, उसके साथ ही डैम से विस्थापित हुए चांडिल के लोगों को देखे, हम लोग तेनूघाट के लोगों को जिंदगी को देखे। उसको देखने के बाद तय किए कि नहीं, अब और विस्थापन नहीं होने देंगे। शुरुआती चरण में परियोजना के खिलाफ मुंडा जनजाति को गोलबंद किया और परियोजना से होने वाले पर्यावरण और विस्थापन संकट से लोगों को परिचित कराया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और 2003 में कोयल कारो परियोजना को बंद कर देना पड़ा। इसके बाद दयामनी बारला ने पर्यावरण, पेसा कानून के अधिकार, पत्थलगड़ी आंदोलन, स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल और टेनेंसी एक्ट को कमजोर करने की साजिश के खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर संघर्ष किया। इसी बीच ग्रामीण रिपोर्टिंग फेलोशिप और बैंक से 25,000 का कर्ज लेकर उन्होंने जन हक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इस पैसे से 2 साल तक वो पत्रिका निकालती रहीं। हालांकि जल्द ही उनको समझ में आ गया कि हाशिए पर खड़े लोगों के लिए पत्रिका निकालना कितना मुश्किल काम है। पत्रिका का प्रकाशन बंद कर देना पड़ा, लेकिन तब तक उन्होंने प्रभात खबर में पत्रकारिता की शुरुआत की। जंगल जमीन के लिए उठने वाले विरोध को बराबर आवाज मिलती रही।
इसी के साथ दयामनी बारला को ये भी समझ में आ चुका था कि जनता की लड़ाई लड़ने के लिए खुद का एक आर्थिक आधार होना जरूरी है। दयामनी ने खर्च चलाने के लिए चाय की दुकान खोली। आपको ये जानकर सुखद एहसास होगा कि रांची के सर्कुलर रोड स्थित उनकी चाय की दुकान में पत्रकार पी साईनाथ और प्रभाष जोशी जैसी शख्सियतें आ चुकी हैं। दयामनी से आप कहीं भी मिलिए, कभी भी मिलिए, उनकी विनम्रता और सादगी आपको अलग से मोहित करती है। इसलिए जब उनको अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में 2023 का लोवेल ग्रीली पीस स्कॉलर सम्मान दिया गया तो उन्होंने वहां के पत्रकारों से कहा था, ये सम्मान अकेले मेरा नहीं है, बल्कि ये उन सभी लोगों का है जो बेजुबान हैं, जो हमारे बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी आवाज सत्ता के लंबे गलियारों में गुम हो जाती है। ये सम्मान हाशिए पर जी रहे लोगों का है। The follow-up.in. Like, share and subscribe.